6 साल के भानु के मम्मी पापा दोनों पुलिस में होते हैं। भानु की मम्मी पापा ड्यूटी पर जा रहे होते हैं। मम्मी पापा बाय, जल्दी लौट कर आना और मेरे लिए एक एरोप्लेन लेकर आना। हाँ बेटा, जरूर लेकर आएंगे। और तुम दादी दादा को ज्यादा परेशान मत करना। नहीं करूँगा। और अपनी पैंट में सूसू मत करना। जब भी सूसू लगे तो दादा या दादी को बता देना। हाँ मम्मी, बता दूंगा। भानु अपनी दादी के साथ पार्क में चोर पुलिस खेल रहा होता है। भानु झाड़ियों में छुपा होता है। उसकी दादी पहुंच जाती है। पकड़ लिया, मैंने भानु को पकड़ लिया। दादी, इस बार आप चोर बनो, मैं पुलिस बनूंगा। आप छुपो और मैं आपको ढूंढ लूंगा। ठीक है, बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? मैं बड़ा होकर मम्मी पापा की तरह पुलिस वाला बनना चाहता हूँ। कुछ समय बाद भानु के मम्मी पापा लौट आते हैं। ये हुर्रे! मम्मी पापा आ गए। पापा, आप मेरे लिए एरोप्लेन लेकर आए? हाँ बेटा, ये रहा तुम्हारा एरोप्लेन। मम्मी, इसने सूसू तो नहीं की? भानु अपनी दादा के साथ पार्क में घूमने जाता है। उसके दादा उसे लंबाई बढ़ाने वाले झूले पर लटका देते हैं। देखो, अगर तुम्हें भी अपने मम्मी पापा की तरह पुलिस में जाना है तो रोजाना ऐसे ही लटका करो। एक दिन भानु की मम्मी पापा का कार एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों मर जाते हैं। भानु के दादा दादी भानु की परवरिश करते हैं। भानु जब 18 साल का हो जाता है तो पुलिस में जाने की तैयारी शुरू कर देता है। सुबह 4 बजे उठकर ही वो दौड़ने जाता है। लंबी कूद, ऊंची कूद, वो सब की खूब प्रैक्टिस करता है। एक दिन भानु हाइकिंग के लिए पहाड़ों पर जाता है। उसी समय उसके पैर में एक सांप काट लेता है। भानु तुरंत अपना चाकू निकालकर सांप के काटे हुए जगह पर चाकू से कट लगा देता है। उसके बाद वो अपनी शर्ट फाड़कर अपने पैर पर जगह जगह बंद लगा देता है ताकि सांप का विष निकल जाए और वो पूरे शरीर में न फैले। लेकिन खून ज्यादा बह जाने की वजह से भानु वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को अपने दादा दादी के साथ हॉस्पिटल में पाता है। अरे दादी, मैं हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचा? बेटा, 2 लोग तुम्हें यहाँ लेकर आए। तुम 3 दिन से बेहोश पड़े हो और तुम्हें खून की कई बोतलें चढ़ा चुके हैं। आज तुम्हारा फिजिकल टेस्ट था, लेकिन तुम्हारा वेट खून बहने की वजह से कम हो गया है। कल तुम्हारी यहाँ से छुट्टी हो जाएगी। मजबूरी में भानु एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने लगता है। कुछ दिनों बाद भानु के दादा की मृत्यु हो जाती है। बेटा, मैं बीमार रहती हूँ और तुम ड्यूटी पर चले जाते हो। यहाँ ना तो कोई खाना बनाने वाला है और ना ही मेरा ध्यान रखने वाला। तुम शादी कर लो, घर में लड़की आएगी तो कम से कम काम में हाथ बटा देगी। एक दिन भानु और उसकी दादी एक लड़की को देखने जाते हैं। बेटा, तुमने क्या कर रखा है? जी, मैंने बीए कर रखा है। बेटा भानु, क्या तुम्हें लड़की पसंद है? हाँ दादी जी। श्वेता जब भानु के घर जाती है तो वो भानु के घर पर भानु के मम्मी पापा की पुलिस वर्दी में तस्वीर लगी हुई देखती है। जब तुम्हारे मम्मी पापा दोनों पुलिस में थे तो तुमने पुलिस में जाने की तैयारी क्यों नहीं की? भानु फिर उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है कि कैसे बिल्कुल अंतिम समय पर उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। मेरे दादा दादी और मम्मी पापा का यही सपना था कि मैं पुलिस में जाऊंगा, लेकिन ईश्वर की मर्जी के खिलाफ इंसान क्या कर सकता है। मैं तुम्हारे मम्मी पापा का सपना पूरा करूंगी। मैं पुलिस में जाने की तैयारी करूंगी और तुम मेरी तैयारी करवाना। अगले दिन से भानु श्वेता को तैयारी कराने में जुट जाता है। वे दोनों रोजाना 10 किलोमीटर दौड़ते हैं।
भानु श्वेता को लंबी कूद, ऊंची कूद सब कुछ सिखा देता है। श्वेता पुलिस का रिटन टेस्ट पास कर भी लेती है। अब फिजिकल टेस्ट की बारी है। एक दिन श्वेता सीढ़ियों से उतर रही होती है तो उसका पैर फिसल जाता है और उसके सर पर चोट आ जाती है। बेटी, अब तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम फिजिकल टेस्ट की तैयारी मत करो। नहीं दादी, मेरे सर पर चोट जरूर लगी है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तैयारी जारी रखूंगी। श्वेता पट्टी पहनकर ही ऊंची कूद, लंबी कूद और रनिंग की प्रैक्टिस जारी रखती है। जब फिटनेस टेस्ट की बारी आती है तो तब तक श्वेता के सर के चोट भी ठीक हो जाती है। वो सभी लड़कियों में सभी टेस्टों में फर्स्ट नंबर पर आती है और पुलिस में भर्ती हो जाती है। श्वेता, मुझे तुम पर बहुत गर्व है कि तुमने इतनी परेशानियों के बावजूद भी पुलिस वाली बहू बनकर दिखा दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जब हम अपने टारगेट को पाना चाहते हैं तो रास्ते में कुछ कठिनाइयां भी आती हैं। हमें उन कठिनाइयों से हार ना मानकर अपना प्रयास जारी रखना चाहिए, तभी सफलता मिलती है। चारुलता के बड़े बेटे प्रकाश की शादी हुए 5 साल हो चुके थे। अब उसने अपने छोटे बेटे अरुण की शादी गुंजन से करवा दी। शादी के बाद गुंजन देवनारी बनकर ससुराल आई और मंजुला उसकी जेठानी बन गई। मंजुला बहुत मनमौजी थी। वो अपनी देवरानी के सरल स्वभाव का फायदा उठाकर उससे सारे काम करवाने लगी और खुद मन मर्जी करने लगी। गुंजन, मेरी सहेली ना बहुत बीमार है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ, घर का काम तुम कर लेना। ठीक है भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सारा काम संभाल लूंगी। मंजुला रोज बहाने बनाकर अपनी सहेली के घर जाने लगी, जहाँ पर वो सहेलियों के साथ बैठकर जुआ खेलने लगी। ये मेरी 200 की बाजी। अरे वाह, मैं जीत गई। वाह मंजुला, आज तो तूने सारी बाजी जीत ली, तू तो पक्की खिलाड़ी हो गई है। रोज रोज सहेलियों के साथ जुआ खेलने से मंजुला को जुए की लत लग गई थी। अब वो घर पर अपने पति के बटुए से भी पैसे चुराकर जुआ खेलने लगी। उधर देवरानी गुंजन चुपचाप अकेली घर का सारा काम करती। बहू, घर का सारा काम तो बस तू ही करती दिखती है। मंजुला कहाँ है? माँ जी, भाभी रोज सत्संग में जाती हैं। धीरे धीरे मंजुला जुए में पैसे हारने लगी। मैं फिर से हार गई। अगली बाजी शुरू करो, इस बार मैं जरूर जीतूंगी। मंजुला, अब तुझ पर 5,000 रुपए उधार हो चुके हैं। जब तक तू वो पैसे नहीं देगी, हम तुझे नहीं खिलाएंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं खिलाएंगे। सहेलियों की बातों से मंजुला परेशान हो गई। जब तक वो पैसे नहीं देगी, कोई उसके साथ नहीं खेलेगा। लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। एक दिन मंजुला ने अपनी सास चारुलता के गले में एक नई सोने की चेन देखी। अगर मैं मौजी की ये चेन चुरा लूं, तो इसे गिरवी रखकर कम से कम 10-15 बाजी खेल सकती हूँ और फिर पैसे जीतकर ये चेन छुड़ा लूंगी। हाँ, ये सही तरीका है। उसी रात को चारुलता के सोते ही मंजुला ने अपनी सास के गले से चेन उतार ली और अगले दिन फिर बहाना बनाकर अपनी सहेली के घर चली गई। गुंजन, अगर माजी पूछे तो उनसे कहना मैं सत्संग में गई हूँ। मंजुला ने सहेली के घर सास की सोने की चेन गिरवी रखकर फिर से जुआ खेलना शुरू किया और बहुत सारी बाजी खेलने के बाद भी वो कुछ नहीं जीत पाई। हे भगवान, मैं ये सोने की चेन भी हार गई। अब मैं क्या करूं? मंजुला, तेरी ये सोने की चेन अब मेरी हो गई। अगर तुझे और खेलना है तो और पैसे लाने पड़ेंगे। मंजुला अब असमंजस में पड़ गई। अब वो पैसे कहाँ से लाएगी? उधर घर पर चारुलता को अपने गले में सोने की चेन गायब दिखी तो उसने सबको इकट्ठा कर लिया और रोने लगी। ओह, मेरी सोने की चेन कहाँ गुम गई? कल तक तो मेरे गले में थी। माँ जी, चेन मिल जाएगी, आप चिंता मत कीजिए।
इधर मंजुला की जुए की लत उसे परेशान कर रही थी। एक बार कहीं से पैसे मिल जाए तो मैं फिर से पत्ते खेल सकूंगी। मंजुला ने इस बार अपनी सास चारुलता की तिजोरी से पैसे चुराने का मन बनाया। तिजोरी की चाबी माँ जी ने गुंजन को दी है। अगर मैं वो चाबी चुराकर पैसे निकाल लूं तो कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। मंजुला ने रात को गुंजन के कमरे से तिजोरी की चाबी चुराकर उसमें से पैसे चुरा लिए, लेकिन इस बार उसको गुंजन ने पकड़ लिया। भाभी, आप तिजोरी में से पैसे चुरा रही है? तभी वहाँ चारुलता आ गई। सास को सामने देख मंजुला ने सारा इल्जाम गुंजन पर लगा दिया। देखिए माँ जी, आपकी छोटी बहू चोर है। वो आपकी तिजोरी से पैसे चुरा रही थी। सोने की चेन भी इसी ने चुराई होगी। चारुलता को गुंजन पर बहुत गुस्सा आया और उसने गुंजन को माता पिता के घर भेज दिया। दुखी गुंजन बिना कुछ बोले चली गई। कुछ दिन बीत गए, लेकिन मंजुला की जुआ खेलने की तलब बढ़ती गई। गुंजन चली गई, अब मैं सहेली के घर कैसे जा पाऊंगी? अपनी लत के वश होकर मंजुला ने अपनी सास की चाय में नींद की दवा मिला दी। चाय पीते ही उसकी सास सो गई। फिर मंजुला चुपके से उसके सोने के कंगन लेकर सहेली के घर चली गई। अरे वाह मंजुला, इस बार कंगन लाई है, मान गए। मंजुला ने फिर से खेलना शुरू किया। उसने पहली बाजी में जैसे ही कंगन दांव पर लगाए, उसकी सास और देवरानी गुंजन वहां आ गए। माँ जी, गुंजन, आप दोनों? चारुलता ने मंजुला को रंगे हाथों पकड़ लिया और उसकी जुए की लत को सबके सामने उजागर कर दिया। मंजुला बहू, मुझे तुम पर बहुत दिनों से शक था, लेकिन जब तुमने छोटी बहू पर इल्जाम लगाया तो मेरा शक यकीन में बदल गया। भाभी, आपने सत्संग के नाम पर झूठ बोला और घर में चोरी करके सबका दिल दुखाया है। तुम्हारे जुए की लत और जीतने के जुनून की वजह से तुम मेरे कंगन और चेन दोनों गवा चुकी हो। वो तुम्हारे हिस्से के गहने थे, अब मेरे बाकी गहनों पे सिर्फ छोटी बहू का हक है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। हर जुआरी को लगता है कि वो बहुत सारा पैसा जीतेगा, लेकिन अगर एक बार जुए की लत लग जाती है तो बर्बाद कर देती है। किसी भी चीज की लत या उसका नशा इंसान को तबाह ही करता है, इसीलिए इससे दूर ही रहना चाहिए।